नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल DSK हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर बात करेंगे। आज के टॉपिक का नाम रहेगा भारतीय पुनर्जागरण काल, या इसे हम किस अन्य नाम से जानते हैं, सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन या इंडियन रेनेसा। यानी इस टॉपिक को हम किन नामों से जानते हैं? भारतीय पुनर्जागरण काल, सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन। तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वैसे यह टॉपिक स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड और रीट, इन सभी भर्तियों को ध्यान में रखते हुए यह क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपके सिलेबस में यह टॉपिक जुड़ रहा हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका यह टॉपिक यहाँ से करने के बाद इतना अच्छा तैयार हो जाएगा कि आपको यह किसी अन्य पुस्तक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, कमेंट में एक बात और बताया करें, आपको क्लास कैसी लग रही है और क्या क्लास में सुधार किया जाना चाहिए। तो बात करेंगे थोड़ा पॉइंट के बारे में, फिर सीधा बात करेंगे एक एक मानव व्यक्तित्व को लेकर। तो सबसे पहले पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पुनः से जागना, यानी जागने से तात्पर्य क्या होता है? सांस्कृतिक, धार्मिक रूढ़िवादियों एवं अंधविश्वासों को समाप्त करना। और नोट कर कर आपको दो तीन बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी होंगी कि पुनर्जागरण की शुरुआत विश्व में कहाँ से मानी जाती है? इटली से। और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस देश से मानी जाती है? जर्मनी से। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि धर्म सुधार आंदोलन का पिता कौन था, तो मार्टिन लूथर किंग। और तीसरा नोट आपको ध्यान रखना होगा कि प्रबोधन युग की शुरुआत किस देश से मानी जाती है? तो फ्रांस से। तो प्रबोधन युग की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? फ्रांस से। उसके बाद आपको इनके नाम ध्यान रखने होंगे कि दुनिया में पुनर्जागरण, धर्म सुधार, प्रबोधन युग एक के बाद एक क्रमशः आए हैं और भारत एकमात्र देश है जहाँ ये तीनों साथ साथ चले थे। अब बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन के कारणों के बारे में कि क्या क्या कारण थे कि धर्म सुधार आंदोलन हुआ। तो पाश्चात्य शिक्षा का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। दूसरा कारण क्या है? ब्रिटिश समाचार पत्रों का प्रभाव। 3 नंबर पर देखते हैं अंग्रेजों द्वारा किया गया भारत का आर्थिक शोषण। चौथा कारण देखते हैं प्रत्येक कार्य में ब्रिटिशों के द्वारा किया गया हस्तक्षेप। और 5वां कारण आपको ध्यान रखना होगा परंपरागत भारतीय सांस्कृतिक गौरव से प्रेरणा। और 6वां कारण आपको ध्यान रखना होगा परिवहन एवं संचार के साधनों का प्रभाव। अब यहाँ पर आपको 3-4 नोट के रूप में ध्यान रखनी होंगी, 3-4 महत्वपूर्ण बातें। पहला नोट आपको ध्यान रखना होगा कि चार्ल्स विल्किंस ने श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो आपको ध्यान रखना होगा चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। उसके बाद आपको दूसरा नोट ध्यान रखना होगा कि विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसके द्वारा किया गया, तो आपको आंसर देना है विलियम जोन्स। और इसके द्वारा कब गठन किया गया? 1784 में। और इन्होंने यानी विलियम जोन्स ने ही मनुस्मृति एवं अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया। तो यह दोनों नोट आपको ध्यान रखने होंगे। उसके बाद आपको 2-3 नोट और ध्यान रखने होंगे। जैसे अगला नोट, मैक्स मूलर ने द सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट को प्रकाशित किया तथा वेदों का अनुवाद किया। यानी वेदों का अनुवाद किसके द्वारा किया गया? मैक्स मूलर के द्वारा। अगला नोट आपको ध्यान रखना होगा कि कोलब्रुक ने पाणिनि के अष्टाध्यायी व नारायण पंडित के हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया। तो साथियों, यह हमने देखा कि कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो पंडित नारायण के कौन सा ग्रंथ? हितोपदेश। हितोपदेश के लेखक आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देना होगा नारायण पंडित। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। तो अष्टाध्यायी को व हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? कोलब्रुक के द्वारा। उसके बाद आपको नोट 5वां नोट ध्यान रखना होगा कि जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के ब्राह्मी लिपि के अभिलेखों को पढ़ा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और कब पढ़ा गया? 1837 में। अब आपको एक प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय चेतना का पथ प्रदर्शक एवं आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन राजा राममोहन राय, बी ऑप्शन विवेकानंद, सी ऑप्शन प्रगतिशील बुद्धिजीवी आदियों को,
और चौथा ऑप्शन दयानंद सरस्वती को। तो आपको कौन सा आंसर लगाना होगा? प्रगतिशील बुद्धिजीवियों को क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय चेतना का पथ प्रदर्शक एवं आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपको आंसर देना होगा प्रगतिशील बुद्धिजीववादियों को। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे एक महान शख्सियत को लेकर जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय का सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, इनका जन्म कब होता है? तो 22 मई 1772 को। कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में। और किस परिवार में हुआ था? कट्टर ब्राह्मण परिवार में। उसके बाद बात करेंगे कि राजा राम मोहन राय को राम की उपाधि कहाँ से, किसने दी? पिता से मिली, यानी इन्हें राम की उपाधि पिता से मिली। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो आपको आंसर देना होगा अकबर द्वितीय के द्वारा। राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? अकबर द्वितीय के द्वारा। अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय के उपनामों के बारे में। तो राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या अग्रदूत, यानी भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है इन्हें अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है। प्रभात तारा के नाम से जाना जाता है। मॉर्निंग स्टार एवं नए युग का हेराल्ड कहा जाता है किसे? राजा राम मोहन राय को। इन्हें भारत का पहला महान नेता कहा जाता है एवं भारत का प्रथम समाज सुधारक आदि नामों से जाना जाता है। यानी राजा राम मोहन राय को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो आपको आंसर देना होगा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, प्रभात तारा, मॉर्निंग स्टार, नए युग का हेराल्ड एवं भारत का पहला महान नेता, भारत का प्रथम समाज सुधारक। इन सभी अन्य नामों से किन्हें जाना जाता है? राजा राम मोहन राय को। आपको ध्यान रखना होगा कि इनको कितनी भाषाओं का ज्ञान था? तो इन्हें 17 भाषाओं का ज्ञान था, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, हिब्रू, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच इत्यादि। यानी आपको ध्यान रखना होगा कि राजा राम मोहन राय को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? तो आपको आंसर देना है 17 भाषाओं का। उसके बाद बात करेंगे कि इन्होंने क्या है, 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो आपको आंसर देना होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब गठन किया गया? 1814 में। 1815 में मंजार तुर्ज अध्ययन मंच खोला। उसके बाद बात करेंगे राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण पुस्तकों व पत्र पत्रिकाओं को बारे में। तो इन्होंने क्या है, तुहफात उल मुहाविदिन यानी एकेश्वरवादियों को उपहार, इस पुस्तक की रचना की। प्रेसिपेंटस ऑफ जीसस यानी गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, यानी इसका हिंदी अर्थ देखें ईसा के नीति वचन, शांति एवं खुशहाली का मार्ग। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने बंगला भाषा में संवाद कौमुदी पत्रिका चलाई। कब? 1821 को। डेट आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, लेकिन डेटों को लेकर कोई भी आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और संवाद कौमुदी का अन्य नाम क्या है? प्रज्ञा चांद। आपको ध्यान रखना होगा कि इनके द्वारा तुहफात उल मुहाविदिन पुस्तक की रचना की गई। और पत्रिका कौन सी चलाई गई? संवाद कौमुदी। किस भाषा में? बंगला भाषा में। और फारसी भाषा में कौन सी पत्रिका चलाई गई? मिरात उल अखबार। कौन सी चलाई गई? मिरात उल अखबार। और कब चलाई गई? तो आपको डेट आगे दिख रही होगी, 1821 में। और अंग्रेजी भाषा में कौन सी पत्रिका चलाई गई? तो आपको आंसर देना होगा ब्रह्मनिकल मैगजीन। कब? 1822 में। इसे अन्य नाम से जानते हैं, इनका अन्य नाम क्या था? ब्रह्मनिकल मैगजीन का चंद्रिका। तो साथियों, हमने बात की राजा राम मोहन द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तक एवं उनके द्वारा चलाए गए पत्र पत्रिकाओं के बारे में। तो आपको डेट याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन डेटों को लेकर आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब बात करेंगे एक एक पॉइंट के द्वारा कि राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए। तो इनके द्वारा क्या है, 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना में डेविड हेयर का सहयोग किया गया। यानी आपको यहाँ से 2-3 प्रश्न मिल गए कि कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? डेविड हेयर के द्वारा। और इसमें सहयोग किसने किया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1817 में।
आपको सीधा आंसर देना है कि कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 डेविड एयर ने की, इसका सहयोग किया था राजा राममोहन राय ने। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि राजा राममोहन राय के द्वारा 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आपको आंसर देना है राजा राममोहन राय के द्वारा। कब की गई? 1825 में। कहाँ पर की गई? कलकत्ता में। यहाँ से एक लाइन से 4 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे राजा राममोहन राय के द्वारा 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई, तो वेदांत कॉलेज काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई, किसने की? राजा राममोहन राय ने। कहाँ पर की? कलकत्ता में। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्म समाज यानी राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, और ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 20 अगस्त 1828 को। और कहाँ पर की गई? कलकत्ता में। तो यहाँ से आपको 3-4 प्रश्न इस लाइन से भी मिल गए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देना है राजा राममोहन राय। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, यह डेट पूछी जा चुकी है, तो आपको ध्यान रखनी होगी 20 अगस्त 1828 को। और कहाँ पर की गई ब्रह्म समाज की स्थापना? कलकत्ता में। अब बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु को लेकर। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि राजा राममोहन राय के प्रयासों से क्या हुआ? सती प्रथा का निषेध हुआ। यानी राजा राममोहन राय के प्रयासों से गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा निषेध अधिनियम की धारा 17 पारित किया। यानी सती प्रथा का निषेध कब किया गया, तो आपको आंसर देना होगा 4 दिसंबर 1829 को। किस अधिनियम के तहत? सती प्रथा निषेध अधिनियम की धारा 17 के तहत। किसके गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको आंसर देना है विलियम बेंटिंग। और इसमें किसके प्रयासों से यह अधिनियम पारित हुआ? तो राजा राममोहन राय के प्रयासों से। उसके बाद आपको नोट कर ध्यान रखना होगा कि राजस्थान में अंतिम सती केस कब हुआ था? 1987 में। कहाँ पर? देवराड़ा सीकर में। यहाँ पर क्या हुआ? रूप कंवर 1928 में। यानी रूप कंवर किसके द्वारा? यानी आपको एक बार इन्हें रिपीट कर लेते, इस लाइन को थोड़ा डाउट हो गया है कि राजस्थान में अंतिम सती केस कब हुआ था? 1987 में। कहाँ पर हुआ? देवराड़ा सीकर में। कौन सती हुई थी? रूप कंवर। तो राजस्थान में क्या हुआ था? राजस्थान सरकार के द्वारा 1988 में राजस्थान सरकार ने सती निषेध अधिनियम बनाया तथा सतियों के महिमा मंडन पर रोक लगा दी। तो आपको ध्यान रखना होगा सती प्रथा अधिनियम के बारे में। कब बंद हुआ? 4 दिसंबर 1829 को। और कौन सी धारा के तहत? तो धारा 17 के तहत। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसके प्रयासों से यह बंद हुआ? राजा राममोहन राय के प्रयासों से। अब बात करते हैं ब्रह्म समाज की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 20 अगस्त 1828 को। कहाँ पर? कलकत्ता में। और किसने की? तो राममोहन राय के द्वारा, यानी राजा राममोहन राय के द्वारा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना के क्या क्या उद्देश्य थे, यानी इसकी स्थापना क्यों की गई राजा राममोहन राय के द्वारा, तो आपको ध्यान रखना होगा इसके उद्देश्यों के बारे में। तो इसके कई उद्देश्य थे। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना होगा, मानव प्रतिष्ठा पर बल देना। दूसरा उद्देश्य क्या था? अवतारवाद का खंडन करना, कर्मकांडों की आलोचना, पाश्चात्य शिक्षा पर बल देना। पांचवा उद्देश्य था सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या वध प्रथा आदि का विरोध किया। किसने? ब्रह्म समाज के द्वारा, जिसकी स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा कब की गई? 20 अगस्त 1828 को। अब यहाँ पर 2-3 नोट आपको ध्यान रखने होंगे कि संवाद कौमुदी किसी भारतीय के द्वारा संचालित, संपादित एवं प्रकाशित भारत का पहला अखबार था। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय द्वारा संचालित या भारतीय द्वारा संपादित भारत का पहला अखबार कौन सा था, तो आपको आंसर देना है संवाद कौमुदी। उसके बाद आपको दूसरा नोट ध्यान रखना है कि मिरात उल अखबार यानी 1823 के लाइसेंसिंग एक्ट में प्रतिबंध होने वाला भारत का पहला अखबार था। कौन सा था? मिरात उल अखबार। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा अगला नोट कि राजा राममोहन राय को युगदूत की उपाधि किसके द्वारा दी गई, यानी राजा राममोहन राय को कौन सी उपाधि? युगदूत की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो आपको आंसर देना है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब यहाँ पर बात करें नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा 1833 में ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में
राम का निधन हो गया, यानी राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो आपको आंसर देना होगा ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में। और राजा राम मोहन राय का निधन या मृत्यु कब हुई थी, 1833 में, जहाँ पर ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में बादशाह अकबर द्वितीय के पेंशन के मुद्दे पर बातचीत करने पहुंचे थे। यानी राजा राम मोहन राय ब्रिटेन क्यों गए थे, अकबर द्वितीय की पेंशन को लेकर। और वहीं पर ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है, कब, 1833 में। और यही ब्रिस्टल में ही क्या है, राजा राम मोहन राय की कब्र है, जिसके ऊपर संस्कृत भाषा का हरकेली नाटक उत्कीर्ण किया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई, तो आपको आंसर देना है 1833। और कहाँ पर हुई, तो ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में। और यहाँ पर क्यों गए थे, तो अकबर द्वितीय की पेंशन के मुद्दे को लेकर। और कब्र कहाँ पर बनी हुई है, तो ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में ही। और इनकी कब्र पर क्या है, हरकेली नाटक उत्कीर्ण किया गया है। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज के बारे में। तो इसके अध्यक्ष कौन बने, आचार्य द्वारकानाथ टैगोर। कब से कब तक, 1833 से 1842 तक। क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, 1828 में। और 28 से लेकर 1833 तक इसके अध्यक्ष कौन थे, राजा राम मोहन राय। 33 में जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसके हाथ में आ जाती है, आचार्य द्वारकानाथ टैगोर के हाथ में। वह इसके अध्यक्ष कब से कब तक रहे थे, तो 1833 से 1842 तक। और 1842 से 1865 तक ब्रह्म समाज के प्रमुख कौन रहे थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। यानी द्वारकानाथ टैगोर के बाद बने कौन बने, देवेंद्रनाथ टैगोर। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपना उपाचार्य नियुक्त किया था किसे, केशव चंद्र सेन को नियुक्त किया। और यह उपाचार्य कब से कब तक रहे, तो आपको आंसर देना है 1862 से लेकर 1865 तक। यहीं पर आपको एक नोट ध्यान रखना होगा कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के प्रचार प्रसार के लिए 1842 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया। यानी आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आपको आंसर देना होगा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई, तो 1842 में। किसके द्वारा की गई, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्यों की गई, ब्रह्म समाज के प्रचार प्रसार के लिए। उसके बाद बात करें नेक्स्ट इससे आगे पॉइंट के बारे में। और ब्रह्म समाज का आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन कब हुआ, तो ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन हुआ था 1865 में। कब हुआ था, 1865 में। विभाजित तो होकर यह किस नाम से जाने गए, एक तो संगठन बना आदि ब्रह्म समाज, एक बना था भारतीय वर्षीय ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक आपसे कई बार पूछे गए हैं कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। जबकि भारतीय वर्षीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, केशव चंद्र सेन। यह क्या है, संपूर्ण भारत में विस्तृत थी। जबकि आदि ब्रह्म समाज थी, यह क्या थी, केवल बंगाल तक सीमित थी। तो आदि ब्रह्म समाज क्या है, बंगाल तक सीमित थी। और इसके संस्थापक कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। और जो भारतीय वर्षीय ब्रह्म समाज थी, यानी जो संपूर्ण भारत में विस्तृत थी, इसके संस्थापक कौन थे, केशव चंद्र सेन। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय समाज का द्वितीय विभाजन यानी ब्रह्म समाज का द्वितीय विभाजन कब हुआ था, 1878 में। किस रूप में, भारतवर्ती ब्रह्म समाज के रूप में एवं साधारण ब्रह्म समाज के रूप में। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, आनंद मोहन बोस। कौन, आनंद मोहन बोस के द्वारा। अब बात करते हैं एक एक को लेकर। तो पहला देखेंगे किसके बारे में, केशव चंद्र सेन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, केशव चंद्र सेन के बारे में। तो केशव चंद्र सेन के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि यह कौन थे, बंगाली समाज सुधारक थे। यह कौन थे, बंगाली समाज सुधारक थे। और 1862 में क्या है, ब्रह्म समाज के उपाचार्य नियुक्त हुए थे। यानी केशव चंद्र सेन क्या कहाँ के थे, तो बंगाली समाज सुधारक थे। और 1862 में ये क्या बने थे, ब्रह्म समाज के उपाचार्य नियुक्त किए गए। और इसी केशव चंद्र सेन के द्वारा 1862 में कौन सा संगठन बनाया गया, संगत सभा का गठन किया गया। यानी संगत सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, तो आपको आंसर देना है केशव चंद्र सेन के द्वारा।
इनके द्वारा एक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया इंडियन मिरर, जिसे किस नाम से जानते हैं? इंडियन मिरर यानी भारतीय दर्पण। तो इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादक या प्रमुख आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देना होगा केशव चंद्र सेन। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि इनके द्वारा यानी इनके प्रयासों से ही मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई। कब? 1864 में। व 1867 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का गठन हुआ। यानी केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई व 1867 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई या प्रार्थना समाज का गठन किया गया। तो आपको सीधा आंसर देना है कि वेद समाज की स्थापना कब हुई? 1864 में। कहाँ पर हुई? मद्रास में। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रार्थना समाज का गठन कब हुआ? तो आपको आंसर देना है 1867 में। और इसकी स्थापना यानी प्रार्थना समाज का गठन कब कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में। उसके बाद आपको केशव चंद्र सेन के बारे में महत्वपूर्ण एक पॉइंट ध्यान रखना होगा कि इन्हीं के द्वारा यानी इन्हीं के प्रयासों से ही 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम यानी ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसे अंतर्जातीय एवं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कहते हैं। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपको आंसर देना है 1872। यहाँ से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपको आंसर देना है 1872। किसके प्रयासों से? तो केशव चंद्र के प्रयासों से यानी केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। तो साथियों उसके बाद बात करेंगे एक अगले पॉइंट के बारे में कि केशव चंद्र सेन ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का भी गठन किया था। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन यानी इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया? केशव चंद्र सेन के द्वारा। इसका गठन क्यों किया गया? स्त्रियों की शिक्षा के लिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे वेद समाज के बारे में। तो वेद समाज के बारे में हमने बात की कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1864 में मद्रास में। इसके संस्थापक कौन थे? तो के धरलू नायडू। कौन? के धरलू नायडू इसके क्या थे? संस्थापक। तो 1871 में वेद समाज दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेद समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपको आंसर देना है के श्रीधरलू नायडू। और वेद समाज की स्थापना कब की गई? 1864 में। कहाँ पर की गई? मद्रास में। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? प्रार्थना समाज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्रार्थना समाज के बारे में। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में। कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र में। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन कौन थे? यानी प्रार्थना समाज के संस्थापक। तो आपको आंसर देना है डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग व रामकृष्ण गोपाल भंडारकर व महादेव गोविंद रेनाडे। यानी प्रार्थना समाज के संस्थापकों के नाम आपको ध्यान रखने होंगे। तो इन तीन लोगों ने मिलकर क्या है? प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। कब? 1867 में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कौन कौन से? आत्मारंग पांडुरंग, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, महादेव गोविंद रेनाडे। उसके बाद बात करेंगे महादेव गोविंद रेनाडे के बारे में। तो इन्होंने क्या है? 1871 में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया। यानी महादेव गोविंद रेनाडे ने 1871 में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूना सार्वजनिक सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो आपको आंसर देना है महादेव गोविंद रेनाडे। पूना सार्वजनिक सभा का गठन कब किया गया? तो आपको आंसर देना है 1871 में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम क्या है? एक आस्तिक की धर्म में आस्था। यानी महादेव गोविंद रेनाडे ने एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक 39 अनुच्छेदों वाली पुस्तक लिखी। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपको आंसर देना होगा महादेव गोविंद रेनाडे। और इसमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 39 अनुच्छेदों वाली यह पुस्तक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो आपको ध्यान रखना होगा कि रेनाडे को क्या कहा जाता है? तो रेनाडे को क्या कहा जाता है?
महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं, यानी रेनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। और उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि रेनाडे ने 1884 में दक्कन यानी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया, तो आपको आंसर देना है महादेव गोविंद रानाडे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन कब किया गया, 1884 में, जो आगे चलकर पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और यह क्या है, वर्तमान में भी अस्तित्व में है। आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन कब किया गया, 1884 में, किसके द्वारा किया गया, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। और उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि रेनाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। यानी रेनाडे को क्या माना जाता है, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो आपको आंसर देना होगा महादेव गोविंद रानाडे को। यहाँ पर नोट कर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम ज्ञात स्थल कौन सा है, कोटला भादली, जो कि कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। इसकी खोज कब हुई है, आपको आंसर देना होगा 2020 में, कनाडा विश्वविद्यालय एवं दक्कन कॉलेज के तत्वाधान में। यानी कनाडा विश्वविद्यालय ने एवं दक्कन कॉलेज के दोनों ने मिलकर क्या है, किसकी खोज की है, कोटला भादली की, जो कि क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम ज्ञात स्थल कौन सा, कोटला भादली, कहाँ पर स्थित है, तो आपको आंसर देना होगा गुजरात। और इसकी खोज कब हुई, 2020 में। उसके बाद बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। किसके बारे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा, ये एक बंगाली समाज सुधारक थे और यह पेशे से कौन थे, एक अध्यापक थे। यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे, एक बंगाली समाज सुधारक थे और यह पेशे से एक अध्यापक थे। विद्यासागर के प्रयासों से ही गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के काल में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की धारा 15 पारित हुई। यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, तो आपको आंसर देना होगा 1856 में। कौन सी धारा में विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया गया, 1856 में, कौन सी धारा, धारा 15। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको आंसर देना है लॉर्ड डलहौजी। और यह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित हुआ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यानी लॉर्ड रिटन द्वारा निर्मित, आपको आंसर देना है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, 1878 में। किसने पारित किया, लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में प्रतिबंधित भारत का पहला अखबार विद्यासागर का सोम प्रकाश था। यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत जिस भारतीय समाचार पत्र को बंद किया गया यानी प्रतिबंधित किया गया, उसका नाम क्या है, सोम प्रकाश। यानी सोम प्रकाश अखबार किसके द्वारा चलाया गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। तो साथियों, आज की इस क्लास में हमने बात की कहाँ तक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर तक। अगली क्लास में हम बात करेंगे दयानंद सरस्वती से लेकर, किससे लेकर, दयानंद सरस्वती से लेकर। तो आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी और क्लास में क्या सुधार किए जाने चाहिए और आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा है, आपके लिए यह क्लास कितनी उपयोगी साबित होगी। तो साथियों, आपको एक एक पॉइंट के माध्यम से कंप्लीट चैप्टर करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह खुद के मेरे बनाए हुए क्लास नोट्स हैं। जब मैंने कोचिंग ली थी तो इन नोट्स को तैयार किया था और जो भी मुझे एक्स्ट्रा फैक्ट कहीं से मिला है या जो भी परीक्षा में पूछा गया है उस फैक्ट को मैंने इसमें ऐड करने का काम किया है। तो उम्मीद करता हूँ यह नोट्स आपकी तैयारी में बहुत ही अपनी उपयोगिता साबित करेंगे, यानी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आपके सिलेक्शन में अपना रोल निभाएंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आप भी नोट्स से क्लास चलाकर कंप्लीट क्लास देख रहे होंगे और एक बार कंप्लीट क्लास देखने के बाद आप इन क्लास से अपने नोट्स खुद के तैयार करेंगे, जिससे क्या है एग्जाम के टाइम पर आप अपने नोट्स से खुद रिवीजन कर सकें। और इन क्लास से साथियों आपको एक भी फायदा है, अगर आप लाइब्रेरी जाते हो, अगर आपके पास वाईफाई लगा हुआ है तो आप फ़ोन चलाकर सामने रख लो, ईयरफोन लगा लो और क्लास को सुनते रहो, क्योंकि सुनने से ज़्यादा याद होता है, क्योंकि सामने डिस्प्ले चलेगी और
कानों में ईयरफोन यानी मेरी आवाज़ गूंजेगी। तो आपको जैसे मैंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई, जब आप सुनोगे तो ज़्यादा याद होगा, क्योंकि खुद के पढ़ने से जब किसी और के सुनते हैं क्लास को, एक दो बार सुनने से क्या है, कंप्लीट चैप्टर याद हो जाता है। तो मैं तो खुद यह करता हूँ, खुद को मेरे को जब भी कोई चैप्टर पढ़ना होता है, जब मैं खुद की क्लास रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल देता हूँ, उस यूट्यूब की क्लास को जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ईयरफोन लगाया और यूट्यूब क्लास चालू कर लेता हूँ, और मेरा क्या है, चैप्टर रिवीजन हो जाता है। क्योंकि मुझे कहीं क्लास लेनी होती है ऑफलाइन, यानी कोचिंग सेंटर पर जाकर, तो मैं जब भी अपना रिवीजन करना चाहता हूँ तो यूट्यूब के माध्यम से अपना रिवीजन करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। मिलती है अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे भारतीय पुनर्जागरण काल को लेकर, यानी सामाजिक एवं सुधार आंदोलनों को लेकर। इस टॉपिक को लेकर हम अपनी एक क्लास कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वह क्लास नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वह क्लास देख सकते हो। और यह क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे तो वह फर्स्ट ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी कर रहा हो, यानी जीके में भी यह टॉपिक ऐड है आपके सिलेबस में। और आपके सब्जेक्ट जिस पर इतिहास विषय है उसमें तो आपके में ऐड है ही है, उसको तो क्लास यह लेनी ही लेनी है। और आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपके सेकंड ग्रेड में भी यह सब्जेक्ट है। आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी यह सब्जेक्ट है, यानी यह टॉपिक है। और चाहे आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो तो आरएएस के सिलेबस में भी इस टॉपिक को मेंशन कर रखा है। यानी आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में जो भी राजस्थान पर एग्जाम होते हैं उन सभी में लगभग यह टॉपिक ऐड हुआ है। यानी ऐसा कोई सा परीक्षा नहीं लग रही जिसमें यह टॉपिक, यानी इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाए। तो यह क्लास क्या है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और साथियों, एक छोटा सा निवेदन है आप सभी से, क्लास को कंप्लीट सुना करें, यानी कंप्लीट लिया करें। क्योंकि कमेंट तो आप करते हो सर आप रेगुलर क्लास लेकर आइए, लेकिन आप कोई देखता है 5 मिनट, कोई देखता है 7 मिनट, कोई देखता है 3 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई 1 मिनट करके स्किप कर देता है। मुझे पढ़ने वाले ओनली 5 स्टूडेंट चाहिए। अगर 5 स्टूडेंट भी मेरी क्लास को कंप्लीट लेने का काम करेंगे तो मेरा भी पढ़ाने में, यानी मेरा भी क्लास रिकॉर्ड कर कर आपके सामने उपलब्ध करवाने में मेरा भी मन लगेगा। क्योंकि आपको पता है मैं भी मेहनत करता हूँ, मुझे इतनी मेहनत करने की कहाँ ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि जो साथी कोचिंग नहीं ले सकता, जो अपने घर से बाहर जाकर ऑफलाइन नहीं पढ़ सकता, वह क्या है, यूट्यूब के माध्यम से तैयारी कर कर अपना सिलेक्शन ले। और बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें यूट्यूब की क्लास में कोई आपको पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, आप क्लास कंप्लीट लिया करें और खुद के नोट्स बनाएं। और क्लास अच्छी लगा करें तो क्लास को शेयर जरूर किया करें, और कमेंट के माध्यम से अपना रिव्यू जरूर दिया करें। तो बात करते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में। किसके बारे में? दयानंद सरस्वती के बारे में। आपको पता है कि दयानंद सरस्वती से हर परीक्षा में कोई ना कोई एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो बात करें दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था, तो जन्म कब हुआ था 1824 में। कहाँ पर हुआ, तो आपको आंसर देना है टंकारा गांव, मोरबी जिला, गुजरात में, यानी टंकारा गुजरात में। सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में टंकारा गुजरात में हुआ था। और बात करें इनकी मृत्यु को लेकर, तो मृत्यु को लेकर भी सीधा सीधा कई बार प्रश्न पूछा गया है कि 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन जोधपुर की नन्ही बाई के विष देने के कारण इनकी अजमेर में क्या है, मृत्यु हो जाती है। यानी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, अजमेर में। कब हुई थी, 30 अक्टूबर 1883 को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, मूलशंकर। और इनके प्रारंभिक गुरु कौन थे, पूर्णानंद स्वामी। पूर्णानंद स्वामी ने ही मूलशंकर को दयानंद सरस्वती का नाम दिया। यानी जो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूलशंकर, जो मूलशंकर को दयानंद सरस्वती का नाम किसके द्वारा दिया गया, तो पूर्णानंद स्वामी के द्वारा। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि दयानंद सरस्वती के आदर्श, इनके आदर्श क्या थे, इनकी बहन की मृत्यु व शिवलिंग की घटना। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि दयानंद सरस्वती के वैदिक शिक्षा प्रदाता गुरु थे। यानी वैदिक शिक्षा का किसके द्वारा इसको ज्ञान दिया गया, तो मथुरा के ब्रजानंद के द्वारा, यानी मथुरा के ब्रजानंद स्वामी। और दयानंद सरस्वती ने एक प्रमुख नारा दिया था। यानी आपसे यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया कि वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसके द्वारा दिया गया, दयानंद सरस्वती के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं आर्य समाज के बारे में कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, दयानंद सरस्वती के द्वारा। कब की गई, 10 अप्रैल 1875 में। यानी आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 10 अप्रैल 1875 को की गई। कहाँ पर, मुंबई में।
कहाँ पर, बम्बई में। और भारत के यानी भारत में इस समाज के 4 प्रमुख केंद्र थे, यानी आर्य समाज के भारत में क्या है, 4 मुख्य केंद्र थे। 4 केंद्र कौन कौन से थे, तो आपको चारों के नाम ध्यान रखने हैं, बम्बई, अजमेर, दिल्ली व लाहौर। यह चारों केंद्र क्या है, आर्य समाज के 4 प्रमुख केंद्र थे। तो यहाँ से आपको ध्यान रखने होंगे कि वेदों की ओर लौटो नारा दिया दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई 10 अप्रैल 1875 को। कहाँ पर की गई, बम्बई में। उसके बाद बात करी हमने 4 प्रमुख केंद्रों के बारे में, तो 4 प्रमुख केंद्रों के नाम आपको ध्यान रखने होंगे, बम्बई, अजमेर, दिल्ली व लाहौर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर साथियों। उसके बाद आपको ध्यान रखने होंगे कि आर्य समाज के स्थापना के मुख्य लक्ष्य क्या थे, यानी आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा क्यों की गई। हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों का बहिष्कार किया गया इसके द्वारा। मूर्ति पूजा का निषेध करना, यानी मूर्ति पूजा का निषेध करना किसके द्वारा, आर्य समाज के द्वारा। कौन कौन से कार्य किए गए, यानी इसके मुख्य लक्ष्य क्या क्या थे, तो हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों का बहिष्कार, मूर्ति पूजा का निषेध करना, परंपरागत भारतीय वैदिक संस्कृति पर बल देना, बाल विवाह, जाति प्रथा आदि का विरोध करना। उसके बाद आपको ध्यान रखने होंगे, दयानंद सरस्वती ने 3 मुख्य आदर्श बताए। 3 मुख्य आदर्श कौन कौन से थे, इन्होंने कहा कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, आर्यजन श्रेष्ठ जन थे, भारत भूमि विशिष्ट भूमि है। तो यह क्या थे, 3 मुख्य आदर्श थे किसके, दयानंद सरस्वती के। उसके बाद आपको नोट के तौर पर एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक, यानी दयानंद सरस्वती की पुस्तक कौन सी थी, सत्यार्थ प्रकाश। आपसे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे, तो आपको आंसर देना है दयानंद सरस्वती। यानी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में आर्यों का मूल स्थान तिब्बत को माना है, यानी आर्यों का मूल स्थान दयानंद सरस्वती के अनुसार कौन सा था, तिब्बत। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि दयानंद सरस्वती ने बचाव के स्थान पर सदैव प्रहार की रणनीति अपनाई, अतः इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहते हैं। यानी भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर देना होगा दयानंद सरस्वती को। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा, दयानंद सरस्वती से जुड़े महत्वपूर्ण विवादों के बारे में, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती से जुड़े महत्वपूर्ण विवाद। तो इन्होंने क्या है, शुद्धि आंदोलन चलाया, यानी वो हिंदू जो किसी अन्य धर्म को अपना चुके थे उन्हें यज्ञ के माध्यम से पुनः हिंदू बनाना। यानी सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि दयानंद सरस्वती ने कौन सा आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। और दूसरा कौन सा चलाया था, गौरक्षा आंदोलन। यानी दयानंद सरस्वती ने गायों को न मारने योग्य पशु कहा। दयानंद सरस्वती ने 1882 में गौरक्षणी समिति बनाई। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौरक्षणी समिति किसने बनाई, तो आपको आंसर देना होगा दयानंद सरस्वती। और गौरक्षणी समिति की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा कब की गई, आपको आंसर देना है 1882 में। और दयानंद सरस्वती के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, कौन सी थी, गौकरुणा निधि, यानी गौकरुणा निधि पुस्तक के लेखक आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देना होगा दयानंद सरस्वती। उसके बाद आपको दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तकें याद रखनी होंगी कि दयानंद सरस्वती ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। तो आपको ध्यान रखना होगा, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में, हिंदी भाषा में। कब लिखी, 1874 में। दूसरी पुस्तक आपको ध्यान रखनी होगी, पाखंड खंडन। तीसरा, इनके द्वारा अद्वैत मत का खंडन किया गया। चौथा, ऋग्वेदिक भाष्य भूमिका। पांचवा, वेद भाष्य। तो यह क्या है, दयानंद सरस्वती की 5 पुस्तकें। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि दयानंद सरस्वती के महिलाओं एवं शूद्रों संबंधित विचार क्या क्या थे। तो महिलाओं एवं शूद्रों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार हो, ऐसा कौन मानते थे, दयानंद सरस्वती। उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, उन्हें वैदिक पाठ करने का अधिकार हो, उन्हें यज्ञ करने का भी अधिकार हो। तो यह क्या है, दयानंद सरस्वती के महिलाओं एवं शूद्रों के संबंधित विचार थे, चारों के चारों। उसके बाद बात करें आप दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार के बारे में, तो इसमें पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि दयानंद सरस्वती ने भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किया। यानी स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया, तो आपको आंसर देना होगा दयानंद सरस्वती के द्वारा। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, और आपको जो भी क्लास पसंद आ रही हो, जो भी आपका रिव्यू हो, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करें और क्लास को शेयर अवश्य किया करें। साथियों, बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो हमने बात की स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस भारतीय के द्वारा किया गया, दयानंद सरस्वती के द्वारा।
अब बात करते हैं स्वराज्य शब्द का दूसरी बार इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया? नेहरूभाई यानी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। उसके बाद बात करें तीसरी बार इस्तेमाल इस स्वराज्य शब्द का तीसरी बार इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यानी पूर्ण स्वराज्य को लेकर। चौथी बार इस्तेमाल महात्मा गांधी ने किया था। पांचवी बार इस्तेमाल एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। इसी प्रकार आपको छठवां, सातवां, आठवां, नौवां आपको ध्यान रह जाए तो ठीक है, लेकिन कई भी परीक्षा में नहीं पूछा गया है। आपको उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि दयानंद सरस्वती जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 4 स्व की अवधारणा दी, यानी 4 स्व की अवधारणा दी किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। 4 स्व यानी स्वदेशी, स्वराज्य, स्वभाषा व स्वधर्म की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? दयानंद सरस्वती के द्वारा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि दयानंद सरस्वती के लिए एनी बेसेंट ने लिखा कि स्वामी जी कहते थे भारतवासियों के लिए है, यानी एनी बेसेंट ने क्या लिखा है कि दयानंद सरस्वती जी कहते थे कि भारत भारतीयों के लिए है। यह किसका कथन था? एनी बेसेंट का। किसके संदर्भ में? दयानंद सरस्वती के संदर्भ में। और दयानंद सरस्वती का एक प्रमुख कथन था, वह कहते थे कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बेहतर है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, यानी किसने कहा था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बेहतर है? तो यह किसने कहा था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि आर्य समाज के संबंध में इतिहासकार वैलेंटाइन सरोल ने अपनी पुस्तक द इंडियन अर्नेस्ट में लिखा है कि यह भारतीय अशांति का जन्मदाता था। आपको ध्यान रखना होगा कि वैलेंटाइन सरोल की पुस्तक कौन सी थी? तो आपको आंसर देना है द इंडियन अर्नेस्ट। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि द इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे? तो वैलेंटाइन सरोल। और दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसके द्वारा कहा गया? तो आपको सीधा सीधा आंसर देना है वैलेंटाइन सरोल के द्वारा, यानी भारतीय अशांति का जन्मदाता कौन था? दयानंद सरस्वती। ऐसा कौन मानते थे? वैलेंटाइन सरोल। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि वैलेंटाइन सरोल ने भारतीय अशांति का जन्मदाता किस व्यक्ति को माना है? तो बाल गंगाधर तिलक को। यानी यहाँ पर आपको 2 पॉइंट एक जैसे मिल गए, तो आपको सीधा ध्यान रखना होगा कि आर्य समाज के संदर्भ में, यानी आर्य समाज के संबंध में इतिहासकार वैलेंटाइन सरोल ने अपनी पुस्तक द इंडियन अर्नेस्ट में लिखा है कि यह भारतीय अशांति का जन्मदाता है। कौन? आर्य समाज। और व्यक्ति के संदर्भ में किसके लिए कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक के लिए। किसके द्वारा कहा गया? वैलेंटाइन सरोल के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं आर्य समाज में विभाजन को लेकर। तो आर्य समाज की स्थापना 1828 में होती है। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा विभाजन कब हुआ था? 1892-93 में लेकर। किस आधार पर विभाजन हुआ? तो शिक्षा के आधार पर। इसमें क्या है? 2 प्रकार से इसमें विभाजन हुआ था। परंपरागत भारतीय शिक्षा समर्थक वर्ग एक तरफ था पाश्चात्य शिक्षा समर्थक वर्ग, यानी मुंशीराम एवं लेखराज, इन्होंने क्या है? गुरुकुलों की स्थापना की और इसका मुख्यालय क्या था? हरिद्वार। और लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय कौन से थे? पाश्चात्य शिक्षा समर्थक वर्ग में शामिल थे। इनके द्वारा दयानंद एंग्लो वैदिक एवं स्कूल एवं कॉलेज की स्थापना की गई। तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल व कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय के द्वारा। और इसका मुख्यालय कौन सा बनाया गया? तो इसका मुख्यालय कौन सा बनाया गया था? लाहौर। कौन सा मुख्यालय बनाया गया? लाहौर। तो साथियों, इस क्लास में हमने बात की दयानंद सरस्वती को लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास में इतना ही बात करेंगे अगली क्लास में कौन से टॉपिक को लेकर? इसी टॉपिक को लेकर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा रहेगा अपना? रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद को लेकर। तो कौन सी टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्लास में? रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद को लेकर जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वह आपके लिए उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर जरूर करें और कमेंट कर जरूर अपना रिव्यू दिया करें। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।